राजनीति में जो भी आता है एक उद्देश्य के साथ आता है। आप भी राजनीति में आए हैं, अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आगे एक लंबा सफ़र आपका जारी रहेगा। तो किस उद्देश्य के साथ आप राजनीति में आए हैं? मेरे परिवार में आज तक कोई वार्ड पंच भी नहीं रहा। मैं एक बिल्कुल आम पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरे परिवार में ना कोई सरकारी कर्मचारी है, ना कोई नेता है, ना कोई अभिनेता है, कुछ नहीं। मेरे परिवार में एक आम सा परिवार है। गांव डैनी में रहने वाला हूँ। आपने अभी कहा कि मैं एक आम परिवार से आता हूँ जहाँ पे न कोई नेता है न अभिनेता है। आपने ये भी कहा कि मैं किसान परिवार से हूँ। तो एक बात और आपने कही कि मैंने छात्रों की मदद की और यहाँ पे मैं गरीब छात्रों के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो ऐसा देखने में आता है कि जो छात्र नेता चुनाव लड़ता है अक्सर वो यही कहते हैं कि हम चुनाव लड़ने जाते हैं छात्रों के लिए और मैं गरीब परिवार से हूँ। लेकिन वो लंबी लंबी गाड़ियों के काफ़िले वो निकलते हैं, तब ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ आप छात्रों को गुमराह करने जा रहे हैं? बस NSY संगठन में राजस्थान विश्वविद्यालय में भी काम किया, पूरे प्रदेश में काम किया, साथ ही दिल्ली छात्र संघ चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में, अन्य अलग स्टेटों में मैंने विधानसभा चुनाव में जाके बतौर प्रभारी, बतौर कार्यकर्ता मैंने काम किया। NSY और ABVP दो बड़े संगठन हैं जी। और अभी जो चुनाव हो रहे हैं, पिछले कई चुनाव हुए उनमें दोनों को हार का सामना करना पड़ रहा है और 2 नंबर पे भी नहीं आ पा रहे, नंबर 3 पे वो आए हैं। क्या बड़ी वजह मानते हैं कि NSY? पूर्णतः विश्वास है कि संगठन मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए, जितना समय मैंने संगठन को दिया है उस चीज़ को देखते हुए मुझे टिकट देगा। तो NSY भी मुख्यतः ये आरोप लगता रहा है कि पैसों के आधार पर टिकट देता है। आपने भी ये कहा कि डिजर्विंग कैंडिडेट को टिकट नहीं देता, तो बड़ी वजह पैसा माना जाए? पिछले 6-7 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने तो कभी ये देखा नहीं कि संगठन पैसे लेके टिकट देता है। अगर आपको टिकट ना दे, हम उम्मीद करते हैं आपको टिकट मिले, लेकिन अगर ना दे टिकट तो क्या बागी होकर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। वर्तमान में छात्र राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन जातिवाद बढ़ता जा रहा है। और अभी आपने डिजर्विंग कैंडिडेट का जिक्र किया, तो शायद कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे लगता है कि जातिवाद की वजह से डिजर्विंग कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाता। सचिन पायलट एक ऐसे नेता है जो हर वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। वो किसान, गरीब, मजदूर, छात्र, हर तबके की आवाज़ को वो उठाते हैं, सब लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे आवाज़ समाज करते हैं, हमेशा उन गीत की बात करते हैं। सिर्फ वायरल होने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बस ये करते हैं वो प्रोपेगेंडा? कुछ लोग करते होंगे, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं। कमेटी बनाई गई अब तो? हाँ, कमेटी बनी है। सही मानते हैं कि सही होगा फैसला इससे? हाँ, कमेटी बनी है तो कुछ ना कुछ फैसला तो होगा। उनसे सवाल उठ करते हैं आप? सवाल बिल्कुल करते हैं। मैंने पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अभी चुनाव लड़ेंगे, आपके साथ दर्जन भर उम्मीदवार और भी हैं जी, वो भी यही कह रहे हैं कि हम भी गरीब परिवार से, किसान परिवार से छात्रों की मदद कर रहे हैं, तो आप ही को वोट क्यों? ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने छात्रों के लिए की है और उन्हीं के आधार पर मैं बच्चों से वोट मांगूंगा। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि मैं गरीब हूँ, मुझे वोट दो। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूँ आप सभी का द उड़ान 7-7 में। आज की खास मुलाकात राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता राहुल महिला जी के साथ। राजस्थान विश्वविद्यालय नाम सुनते ही आपके जहन में कई नेताओं की तस्वीर उभर कर आती होगी जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और वर्तमान में वो देश और प्रदेश में उच्च पदों पे हैं, कई सांसद हैं, विधायक हैं। तो ऐसा माना जाता है कि छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी है। इसी के जरिए कई नेता यहाँ से निकले हैं और वर्तमान में सिलसिला जारी है। तो हमारे साथ राहुल जी महिला हैं, तो हम उनसे मुलाकात करवाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार महिला जी, स्वागत करता हूँ आपको दौड़ान 7-7 में। अभी आप राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। अभी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हो, गाँव कौन सा है और किस प्रकार से यूनिवर्सिटी में आए और चुनाव लड़ने का मानस बना? देखिए, मेरा जन्म सिक्कर जिले के करड़ गाँव में हुआ था। मेरा नाम राहुल महिला है। मेरी स्कूलिंग वहीं से पास में कस्बा है रेनवाल, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन के लिए जयपुर आया तो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ से मैं 2017 का एनरोलमेंट है मेरा और यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। राजनीति में जो भी आता है एक उद्देश्य के साथ आता है। आप भी राजनीति में आए हैं, अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आगे एक लंबा सफ़र आपका जारी रहेगा। तो किस उद्देश्य के साथ आप राजनीति में आए हैं? देखिए, जब मैं स्कूलिंग करके गांव से आया था जयपुर, तो मेरे परिवार में आज तक कोई वार्ड पंच भी नहीं रहा। मैं एक बिल्कुल आम पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरे परिवार में ना कोई सरकारी कर्मचारी है, ना कोई नेता है, ना कोई अभिनेता है, कुछ नहीं। मेरे परिवार में एक आम सा परिवार है। गांव डैनी में रहने वाला हूँ। जब मैं आके राजस्थान विश्वविद्यालय मैंने 2017 में प्रवेश लिया, तो मैंने उसके साथ ही मैंने IAS की कोचिंग भी ज्वाइन की थी। जब जयपुर आया था, अलग विज़न लेके आया था मैं, तो मानस नहीं कि अलग मानस राजनीतिक तौर से मैंने यहाँ एडमिशन लिया था। जब मैं कॉलेज आने लगा तो मुझे पता चला कि जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक तो यहाँ के इन्वायरमेंट में सेट होना बड़ी चुनौती का विषय है। यहाँ आके बच्चों को एडमिशन लेना, एडमिशन के लिए कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ फॉर्म जमा करवाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, उसके बाद में एडमिशन होने के बाद कहाँ उनको ID कार्ड मिलेगा, कैसे फ़ीस जमा होगी, उसके बाद कैसे उनकी क्लास लगती है, कौन कौन से उनके क्लासरूम है। तो ये सब चीज़ों का जब मुझे सामना करना पड़ा, तब मैंने सोचा, मैंने वहाँ कॉलेज के अंदर धीरे धीरे बच्चों की हेल्प करना। जैसे जो स्टूडेंट आते थे मैं गेट पे उनसे मिलता, उनकी हेल्प करवाता, उनके फॉर्म भरवाता,
जब तक मैं उनकी मदद करने लगा था तब तक मुझे ऐसा कोई राजनीतिक ना तो समझ थी ना कुछ और था। फर्स्ट ईयर में आया था, बस यही था कि मुझे पता थी, तो जो मेरे जैसे लोग आते थे मैं उनकी मदद करता था, और धीरे धीरे वो सिलसिला बढ़ता गया, मैं उनके काम करवाते था। फिर छात्र संघ चुनाव आए तो पता चला कि ऐसे चुनाव भी होते हैं। जब गाँव से आए तो पता नहीं था चुनाव होते हैं, ऐसी कोई चुनाव में रहे, चुनाव में कैंपेनिंग की, साथ घूमे फिर, तब फिर जाके ऐसा लगा कि हमें भी कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहिए जिससे ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों की मदद हो सके। और इसी आधार पर मैंने मेरा राजनीतिक जीवन 2017 में शुरू किया। तो आप यूनिवर्सिटी में 17 से एक्टिव हैं? 17 से एक्टिव हूँ मैं। पॉलिटिकली एक्टिव 17 से ही हैं फिर बाद में? पॉलिटिकली एक्टिव मैं 17 से हूँ। उसमें बाद 2018 में मैंने NSY संगठन ज्वाइन किया था, और NSY संगठन में मैं प्रदेश सचिव रहा 3 साल। और प्रदेश सचिव रहते हुए मैंने NSY संगठन में राजस्थान विश्वविद्यालय में भी काम किया, पूरे प्रदेश में काम किया, साथ ही दिल्ली छात्र संघ चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में, अन्य अलग स्टेटों में मैंने विधानसभा चुनाव में जाके बतौर प्रभारी, बतौर कार्यकर्ता मैंने काम किया। आपने अभी कहा कि मैं एक आम परिवार से आता हूँ जहाँ पे न कोई नेता है न अभिनेता है। आपने ये भी कहा कि मैं किसान परिवार से हूँ। तो एक बात और आपने कही कि मैंने छात्रों की मदद की और यहाँ पे मैं गरीब छात्रों के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो ऐसा देखने में आता है कि जो छात्र नेता चुनाव लड़ता है अक्सर वो यही कहते हैं कि हम चुनाव लड़ने जाते हैं छात्रों के लिए और मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन वो लंबी लंबी गाड़ियों के काफ़िले वो निकलते हैं, तब ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ आप छात्रों को गुमराह करने जा रहे हैं? बस देखिए, मैं नहीं कहा कि मैं गरीब छात्रों के लिए राजनीतियाँ करने हैं। मैं उन लोगों के लिए राजनीति करता हूँ, ग्रामीण परिवेश से आए हैं, उनको पता ही नहीं कि कहाँ क्या होता है, कहाँ क्या होता है। जो बच्चे सिटी में पढ़े हुए हैं, अच्छी हाई लेवल एजुकेशन हुई है, उनको सब चीज़ें पता होती है, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश से गांव के स्कूल में जो बच्चा पढ़ के आता है उसको पता नहीं होता कि कहाँ क्या क्या होता है। जो आप बात कर रहे हो भाई, काफ़िले की बात कर रहे हो, तो आज जैसे मेरे पास 2-4 गाड़ियाँ हैं, तो आप मेरी किसी भी गाड़ी के नाम, नंबर प्लेट से नंबर चेक कर लो, एक भी गाड़ी मेरी नहीं है। मेरे साथी भाई कुछ लोग अपने उनके खुद के व्यवसाय है, कुछ फैमिली से मजबूत है, तो उन्हीं लोगों के संसाधन है, वही लोग हमारे साथ मजबूती से लगे हुए जिन लोगों की हमने 2017-18 में हमने मदद की थी, आज वो लोग कहीं ना कहीं सेट है। 2017 जब मैं खुद IAS की कोचिंग करता हूँ, उसके बाद मैंने IRAS की कोचिंग की, तो हमारे उस टाइम के साथ कुछ साथी ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, कुछ लोग उनके खुद के व्यवसाय हैं, तो वो लोग मदद करते हैं, उन्हीं के संसाधन होते हैं, उन्हीं के सब चीज़ें होती हैं। अभी आप NSY के कार्यकर्ता हैं, तो टिकट की मांग भी शायद NSY से कर रहे हैं? मैं टिकट की मांग पिछले जब कोरोना बाद में जब इलेक्शन स्टार्ट हुए, मैंने पहले 2020 से मैंने संगठन में काम करा, तो राजस्थान विश्वविद्यालय मैंने काम करना शुरू कर दिया था छात्रों के लिए, मतलब प्रॉपर इस लाइन में आ चुका था मैं। तब से फिर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा गैप लग गया, फिर उसके बाद जब छात्र संघ चुनाव वापस शुरू हुए तब इसे मैं मजबूती से प्रबल दावेदारी कर रहा हूँ टिकट की। पिछली बार मैंने टिकट मांगी थी, इस बार भी मैं टिकट मांग रहा हूँ, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि संगठन मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए, जितना समय मैंने संगठन को दिया है उस चीज़ को देखते हुए मुझे टिकट देगा। भाई NSY और ABVP 2 बड़े संगठन हैं जी, और अभी जो चुनाव हो रहे हैं, पिछले कई चुनाव हुए उनमें दोनों को हार का सामना करना पड़ रहा है, और 2 नंबर पे भी नहीं आ पा रहे, नंबर 3 पे वो आए हैं। क्या बड़ी वजह मानते हैं कि NSY और ABVP हार रहे हैं? बड़ी वजह ये है कि जो संगठन है वो अपने काम करते हैं, वो अपने लोगों को जोड़ते हैं, अपने संगठनात्मक रूप से जो भी उनके काम होते हैं वो सब चीज़ें करते हैं। छात्र नेता भी अपनी इंडिविजुअल तैयारी करते हैं, अपनी टीम लगाते हैं, कॉलेजों में बच्चों से मिलते हैं, लेकिन इसमें मोटा नुकसान ये हो जाता है कि जब टिकट की बात आती है तो संगठन किसी प्रेशर में या कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करके जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है उसके अलावा कभी किसी दूसरे को टिकट दे देता है। जो ऐसा होता है कि भाई ये मजबूत है, उसके सामने कोई किसी दुव्यवस्था के कारण जब किसी अन्य को टिकट दे देता है तो वो उसी संगठन का बागी कैंडिडेट हमेशा चुनाव जीतता है। निर्मल चौधरी पिछली बार चुनाव जीते, वो तो न NSY से थे न ABVP से थे। निर्मल चौधरी पहले NSY में काम करते थे, लॉकडाउन से पहले। अच्छा। तो वो तैयारी करने आए थे, NSY संगठन में तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने बाद में फिर अपना इंडिविजुअली तैयारी शुरू कर दी। तो अभी NSY और ABVP 2 बड़े संगठन हैं, आप भी टिकट की मांग कर रहे हैं। आपने कहा डिजर्विंग कैंडिडेट को टिकट ना दे के दूसरे को टिकट दिए, तब वो चुनाव हार रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है? तो इस बार वो तो संगठन पे डिपेंड करती है सारी। उम्मीद कितनी प्रतिशत आप? उम्मीद तो हमें तो 100% उम्मीद है कि संगठन हम पे विश्वास जताएगा, हमें टिकट देगा। एक आरोप हमेशा से लगता रहा है कि NSY और ABVP 2 बड़े संगठन हैं, और NSY पे मुख्यतः ये आरोप लगता रहा है कि पैसों के आधार पर टिकट देता है। आपने भी ये कहा कि डिजर्विंग कैंडिडेट को टिकट नहीं देता, तो बड़ी वजह पैसा माना जाए? पिछले 6-7 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने तो कभी ये देखा नहीं कि संगठन पैसे लेकर टिकट देता है। आपके महेश चौधरी आप ही के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता अब वापस भी वो बने हैं कार्यकर्ता, उन्होंने भी आरोप लगाया कि धन कुबेरों को टिकट दिया जा रहा है, हमें किसान के बेटों को टिकट नहीं दिया जब उनको टिकट नहीं मिली थी। देखिए, पिछली बार मैं भी टिकट मांग रहा था, मेरी भी टिकट काटी थी संगठन ने। मुझे तो ना तो संगठन मेरे से पैसे मांगे ना कुछ ऐसी
ऐसी चीज़ कि भाई तो पैसे दे दो तो टिकट देंगे। मेरे साथ तो आते 5 साल के पीरियड में ऐसा कुछ हुआ नहीं, बाकी आगे की क्या परिस्थितियाँ रहती है उसमें हम कुछ बता नहीं सकते। आप टिकट के दावेदार हैं अभी, अगर आपको टिकट ना दे, हम उम्मीद करते हैं आपको टिकट मिले, लेकिन अगर ना दे टिकट तो क्या आप बागी चुनाव लड़ेंगे? जी, चुनाव लड़ने का तो एक ही जगह संगठन है, हमारे हम पे विश्वास नहीं जताएगा, टिकट काटेगा हमारी। तो जो मेरे साथी है वो सब मिलके हम जो जितने भी मेरे लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ लगे हुए हैं, उन सब के डिसीजन से अगर मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा तो मैं निर्दलीय चुनाव भी लड़ूंगा। आपके सामने नंबर 2 पे आप किसे मानते हैं? अभी आप हैं तो आपका एक अपोनेंट मतलब जो मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है, कोई नाम लेना चाहें किसी का? तो देखिए ये तो मजबूत है, मैं तो खुद को मजबूत बताऊंगा। मुझे तो लगता नहीं कि मैं जितनी मेहनत कोई कर रहा है, मैं जितने टाइम से कोई लगा हुआ है। अभी निर्मल चौधरी अध्यक्ष हैं आपके विश्वविद्यालय के, जो वादे उन्होंने किए थे छात्रों से, क्या पूरे हो पा रहे हैं वादे? देखो जो वादे आप भी वहाँ उन्होंने के किए, स्टूडेंट हैं। हाँ जो वादे उन्होंने किए थे, उन्होंने जैसे सर को जो अपने जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की थी उसके लिए अभी अपनी यूनिवर्सिटी में बजट भी आया है, काम चल रहे हैं धीरे धीरे, वाईफाई भी यूनिवर्सिटी को मिला है, काम ऐसे धीरे धीरे हो रहा है। टाइम लगता है, 8 महीने का पीरियड मिलता है जिसमें सब चीज़ें अपन कर नहीं पाते, ठीक है काम कर रहे हैं जैसे उन्होंने बताया था वो काम कर। वर्तमान में छात्र राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन जातिवाद बढ़ता जा रहा है। और अभी आपने डिजर्विंग कैंडिडेट का जिक्र किया, तो शायद कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे लगता है कि जातिवाद की वजह से डिजर्विंग कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाता। क्या मानते हैं? ऐसा होता है कि कई के बाद जैसे जातिवाद जब हावी हो जाता है, लेकिन ये छात्र राजनीति है जहाँ स्टूडेंट आते हैं, यहाँ से जातिवाद जैसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। आज मैं मदद कर रहा हूँ लोगों की, मेरे साथी और भी भाई बंधु जो मदद कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, और जब लास्ट में जब वक्त आता है तो जातिवाद के नाम पे लोग बढ़ जाते हैं, जातिवाद के नाम पे वोट बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए नुकसान होता है। धनबल और बाहुबल का प्रभाव भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है गरीब परिवार से, किसान परिवार से जो आता है स्टूडेंट, वो चुनाव लड़ पाता है यहाँ पे? बिल्कुल लड़ पाते हैं। या फिर धनबल और जिसके पास पैसा नहीं है वो आसानी से ये काम कर पाता है? जिसके पास अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहा है, उसको धनबल बाहुबल की कोई ज़रूरत नहीं है। धनबल बाहुबल अपने आप जो साथ वाले लोग होते हैं वो सब लगा देते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो छात्र नेता हैं, छात्र लीडर है, स्टूडेंट लीडर, वहाँ पे वायरल उनके वीडियो वायरल होते हैं अक्सर। वीडियो कौन से? जो अपने गुरुजनों से वो लड़ते हैं या उनसे वो कहते हैं ना कि विरोधाभास प्रकट करते हैं वहाँ पर। तो ऐसा देखा जा रहा है कि ये भाषा कहीं ना कहीं, क्या आप मानते हैं आदर्श व्यक्ति की ये भाषा काम में लेना उचित है? ये आपका वीडियो हमने देखा था। आदर्श व्यक्ति की भाषा नहीं है। इसमें क्या होता है, जब हम वहाँ स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं, हम छात्र हितों की बात करते हैं, हम गुरु हित की बात नहीं करते। कभी कभार क्या परिस्थिति ऐसी बन जाती है, हम किसी मांग को लेके जाते हैं, बच्चों को साथ लेके जाते हैं, हम हमारी जगह जेन्युइन होते हुए भी, हमारी चीज़ लीगल होते हुए भी प्रशासन हमारी उन चीज़ों को नकारता है, तब वो क्या थोड़ा आवेशित हो जाते हैं। जब ऐसी चीज़ें लगती है भाई स्टूडेंट्स का कहीं हित दबाया जा रहा है, तो उसमें आवेश में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आप ऐसा नहीं मानते कि सिर्फ वायरल होने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए बस ये करते हैं वो प्रोपेगेंडा? कुछ लोग करते होंगे, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं। कमेटी बनाई गई अब तो हाँ, कमेटी बनी है। सही मानते हैं कि सही होगा फैसला इससे? हाँ, कमेटी बनी है तो कुछ ना कुछ फैसला तो होगा। लाइब्रेरी का इशू एक बड़ा इशू था, चलता रहता था, हर छात्र स्टूडेंट तो लीडर था, वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा था। अब लाइब्रेरी सुचारू चल पा रही है या है नहीं है, क्या है? नहीं, लाइब्रेरी के लिए मैंने भी, जब लाइब्रेरी बंद पड़ी थी बन के 5 साल से, तो मैंने खुद ने अक्टूबर के अंदर मैंने बड़ा प्रदर्शन किया था। साथ ही 5 दिन तक मैं धरने पे भी बैठा था मुख्य द्वार, राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर। लाइब्रेरी का उद्घाटन होने के बाद भी लाइब्रेरी में आज ऐसी स्थिति है कि लाइब्रेरी में बच्चा पढ़ नहीं सकता। आज भी ऐसी स्थिति है। लाइब्रेरी के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, ना प्रॉपर सीटिंग की व्यवस्था है, ना प्रॉपर इक्विपमेंट्स जो वहाँ होने चाहिए वो आज भी नहीं है। क्या वजह मानते हैं? वजह प्रशासन है, विश्वविद्यालय प्रशासन है, इनके पास पूरी फंडिंग हो चुकी है, बजट आ चुका है, सारा काम हो रहा है, लेकिन ये काम करवाना नहीं चाह रहे। कोई तो वजह होगी, करवाना ही नहीं चाह रहे, उसके पीछे की कोई वजह? वो तो विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब देगा। उनसे सवाल उठ करते हैं आप? सवाल बिल्कुल करते हैं, मैंने पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन वो सुधार नहीं कर, वो टाल रहे हैं चीज़ों को। 5 दिन 10 दिन का टाइम देते हैं, 5 दिन में कर देंगे, 10 दिन में वो कर देंगे, लेकिन कभी वो चीज़ें सुचारू रूप से शुरू हो नहीं पाई। ये विश्वविद्यालय प्रशासन का एक बड़ा फेलियर है कि राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, और पिछले 6 साल से उसका काम चला, लेकिन अभी भी सुचारू रूप से वो चल नहीं पा रही लाइब्रेरी। इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के चक्कर में दबा हुआ है, प्रशासन की कहीं कमियाँ हैं जिनकी वजह से वो आज भी उसको लाइब्रेरी को शुरू नहीं कर पा रहे। जो व्यक्ति राजनीति में आता है सबका आदर्श होता है, आप किसे अपना आदर्श मान के राजनीति में आए हैं? मैं राजीव गांधी जी को मैं आइडल मानता हूँ। अभी वर्तमान की राजनीति प्रदेश में कोई इंडिविजुअल नेता जिसका नाम लेना चाहें आप? सचिन पायलट। वजह ये कि सचिन पायलट एक ऐसा नेता है जो हर वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। वो किसान, गरीब, मजदूर, छात्र, हर तबके की आवाज़ को वो उठाते हैं, सब लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे आवाज़ समाज करते हैं, हमेशा उनकी हित की बात करते हैं। चाहे वो सरकार उनकी खुद की हो तो भी सचिन पायलट जी इतना हौसला रखते हैं कि वो उनके हितों के लिए अपनी सरकार से भी लड़ने के लिए उतर जाते हैं।
अब पायलट गुट के हैं माना जाए, गुट के नहीं है, मैं उनको मेरा आइडल मानता हूँ। तो अगर आपकी टिकट कटती है उनकी वजह से हम्म, तो क्या उनकी वजह से टिकट कटेगी तो फिर चुनाव तो लड़ना ही है मुझे लगता मतलब आप बागी होकर चुनाव लड़ेंगे? है। बिल्कुल लड़ूंगा। पिछली बार आपने कदम पीछे लिए थे, क्या वजह है, और इस बार कदम पीछे नहीं लेंगे? कितने पिछली बार मैं संगठन में 5 साल से काम कर रहा था, मुझे संगठन से उम्मीदें थी। पिछली बार उन्होंने जो जेन्युइन रीज़न था कि मेरी इतनी तैयारी भी नहीं थी, प्रबल दावेदार नहीं था, उन्होंने सब चीज़ें बता के मेरी टिकट काटी। मैं उस चीज़ पर सेटिस्फाइड था, मैं संगठन के साथ भी रहा, ना मैंने कोई विरोध किया ना कुछ और किया। लेकिन अब मेरी अगर टिकट काटते हैं कि आज मैं इस स्टेज पे मैंने जो जितनी एक्सरसाइज मुझे करनी थी, जितनी तैयारी मुझे करनी थी, मैंने सब कर ली। हाँ, अगर संगठन मेरा वैलिड मैं रीज़न देके वैलिड मेरी कमी बता के कि आपकी यहाँ कमी है, यहाँ आप कमज़ोर हो गई, ये बता के मेरी टिकट काटता तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं रुक जाऊँ। लेकिन अगर ऐसे टिकट काटते हैं कि आप उस गुट के हो, वो हो, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। महारानी कॉलेज में अभी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की कई घटनाएं सामने आई हैं, वो क्या है पूरा मामला, एक बार आप बताएं। देखिए, महारानी कॉलेज क्या है कि एक तो वहाँ जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वहाँ अभी हम पिछले 2 साल से वहाँ चौकी की मांग कर रहे हैं, पुलिस चौकी की। और जो अपने महिला सुरक्षा के लिए जो अपने पुलिस की भर्ती है, उन लेडीज़ को भी उन्होंने लगाने के 2-4 लोग लगा भी रखे थे उन्होंने घर पे। वहाँ क्या है कि जो महारानी कॉलेज की जो सामने की रोड है, वो उसमें वो एक आम आवागमन मुख्य रोड है। तो वहाँ क्या है कि हर प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं। छात्राएं जब कॉलेज गेट से बाहर निकलती है तो वो सीधे मुख्य द्वार पे मुख्य मार्ग पे जाती है, वहीं उनका बस स्टॉप है। तो वहाँ से कुछ क्या है, ऐसा असामाजिक तत्व आते जाते रहते हैं जो ऐसी घटनाएं करते हैं। हमने पिछले 2 साल से प्रशासन से मांग रहे, भी कुछ 2-3 महीने पहले भी ऐसी घटना हुई, एक छात्रा के साथ किसी ने शराब पी के छेड़छाड़ की। मुकदमा भी हमने लालकोटी थाने में दर्ज करवाया उसका, और अभी चौकी की मांग कर रहे हैं। प्रशासन अभी जो नए प्रिंसिपल मैम आए, उनसे मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई थी, उन्होंने भी आगे लेटर भेजा है चौकी लगाने के लिए। अभी आपकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए, वो पूरा मामला एक बार थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, ये शनिवार की बात है, 17 तारीख की, जब मैं सुबह में मेरे जो दैनिक कार्य होते हैं, सुबह यूनिवर्सिटी जाना, बच्चों से मिलना, तो NSY संगठन की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रन फॉर लंग्स करके हमने मैराथन करवाई थी। उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो मैं लगभग 11 बजे के आसपास वहाँ मौजूद था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। 11 बजे मैं वहाँ चला गया था। लगभग 12:30 बजे के आसपास की बात है, मेरे पास फ़ोन आया कि छात्र संघ कार्यालय के बाहर मेरी 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। राम सुबोड़ा जी के कार्यालय के बाहर कोने पे, जब गर्ल्स हॉस्टल की साइड अपन जाते हैं, वहाँ मेरी 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, और मेरे जो साथी भाई थे उनके राम सुबोड़ा जी कार्यालय में बैठे थे, उन्होंने परिचित आए हुए थे। उसी समय कुछ ऐसा सामाजिक तत्व उधर छात्र संघ कार्यालय की साइड से निकल के आए, एक गाड़ी आई, उन्होंने आके मैं 2 गाड़ियों के शीशे तोड़े। वहीं जो आम रास्ते से जो गर्ल्स हॉस्टल की साइड लड़कियां जा रही थी, उन्होंने जब उनको रोका, बोला भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की, गाली गलौज किया, और फिर वहाँ से भाग निकले। जब तक हम वहाँ से निकल के आए तो वो चले गए थे वहाँ से। यूनिवर्सिटी में अक्सर देखने में आता है हिंसक घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपके साथ अभी वही हुआ, और भी कई केस ऐसे देखने को मिलते हैं। तो यूनिवर्सिटी के जो बाहर के लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में अब सिर्फ राजनीति होती है और वहाँ पे शिक्षा का स्तर गिर चुका है। बिल्कुल क्या मानते हैं आप, गिर चुका शिक्षा का स्तर? देखिए, वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं स्टूडेंट्स दूर दराज के गाँव। पिछले 2-3 सालों में जो यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन लेवल था वो बिल्कुल डाउन आ चुका है। प्रशासन कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर हम सवाल खड़ा करते तो उनका संतुष्टिपूर्ण प्रशासन हमें जवाब नहीं दे पाता। जब अपन खुद देख सकते हैं, जब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर दोपहर के 12:30-1 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो छात्र हितों की बात करने वाले छात्र नेता हैं, जो वहाँ की स्टूडेंट लड़कियाँ हैं, वो अगर दोपहर के 1 बजे वहाँ सुरक्षित नहीं है, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनकी गाड़ी घोड़े तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि जंगलराज हो ही रहा है विश्वविद्यालय के अंदर। और प्रशासन से जब हमने बात की इस मामले में जाके, तो प्रशासन का ये जवाब था हम FIR करा रहे हैं, हम वो करवा रहे हैं। और जैसे अपन देखें एजुकेशन लेवल के अंदर, तो यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग थी वो दिन दिन डाउन आती जा रही है। जो एक एजुकेशन का सिस्टम था इस यूनिवर्सिटी का, वो कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी होने से, प्रोफेसर पूरे नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ पूरा नहीं है, जिस वजह से प्रॉपर ना तो क्लासें लग पा रही है, ना प्रॉपर एजुकेशन का जो एक सिस्टम फॉर्मेट जो यूनिवर्सिटी का तैयार था वो कहीं कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो कैसे सुधर पाएगा ये सब कुछ? इसको सुधारने के लिए एक तो जो वैकेंट सीटें हैं प्रोफेसर की, नॉन टीचिंग स्टाफ की, इनको पूरी फुलफिल की जाए। और साथ ही जो एक एजुकेशन जो पढ़ाई का इन्वायरमेंट है वो वहाँ वापस तैयार किया जाए। जैसे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई की चीज़ें होती थी, तो राजनीतिक वहाँ छात्र संघ चुनाव होते हैं, इसलिए थोड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहाँ रहता है, लेकिन उसका इफेक्ट एजुकेशन पे नहीं जाना चाहिए। आज छात्र नेता तैयारी करता है तो वो उसके पॉलिटिकल मूवमेंट ये है कि वो छात्र हितों की बात को लेके वहाँ लड़ाई लड़े, छात्र हितों की बात को लेके स्टूडेंट्स के पास जाए, तब स्टूडेंट उन्हें चुने। ये नहीं कि उनको संसाधनों से, गाड़ी घोड़ों से लोग चुने, उनके पास साथ कितने लोग आ रहे हैं उनसे लोग चुने। छात्रों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि भाई किस छात्र नेता ने अपने लिए क्या काम करवाया है आज तक, किन मुद्दों को लेके वो अपने पास आया है। अगर एजुकेशन जैसे क्लासेस प्रॉपर लगेगी तो छात्र नेता खुद क्लास जाएगा, वो खुद छात्राओं से बात करेगा।
आज हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्लासरूम में जब बच्चों से मिलने जाते हैं तो जब 100 बच्चों की क्लास होती है उसमें 2 बच्चे मिलते हैं, कभी कभी 2 बच्चे भी नहीं मिलते। तो एक जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो सुधरना ज़रूरी है। और जो ये वीकेंड सीटें हैं जब तक पूरी फुलफिल नहीं होगी, कि पढ़ाने के लिए उनके पास स्टाफ ही नहीं है, तो बच्चे पढ़ के क्या करेंगे वहाँ? बिल्कुल। कौन आएगा पढ़ने? जब बच्चे क्लास लेने आते हैं तो क्लास में टीचर ही नहीं मिलता बच्चों को। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भी चुनाव लड़ेंगे, आपके साथ दर्जन भर उम्मीदवार और भी हैं जी। वो भी यही कह रहे हैं कि हम भी गरीब परिवार से, किसान परिवार से छात्रों की मदद कर रहे हैं, तो आप ही को वोट क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गरीब परिवार से हूँ, आप बढ़िया परिवार से किसान हैं। पृष्ठभूमि से किसान हूँ मैं। पृष्ठभूमि से हैं। मेरे पिताजी ना तो कोई सरकारी अधिकारी हैं, ना कोई टीचर है, ना कुछ और है। आप मेरे गांव जाके देख लो, आज भी खेती होती है, पानी खत्म होने के बाद में कौन खुदा के हम खेती करते हैं। तो ये नहीं कह रहा कि मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे वोट दो। मैंने काम किए हैं छात्र हितों के लिए, मैं लगातार पिछले 6-7 साल से काम करता आ रहा हूँ, और मैं मेरे काम गिनवाने एक एक काम बता सकता हूँ कि मैंने किस टाइम क्या काम किया है। जब 2017 में आया था तो मैं बच्चों की मदद करता था, वो करता था, सब चीज़ें जब एक एक स्टूडेंट से मिलता था, उनकी जो प्रॉब्लम होती थी उनका सॉल्यूशन करता था। जब मैं वापस जो लॉकडाउन के बाद जब खुली तो मैंने लाइब्रेरी को लेके प्रोटेस्ट किया, लाइब्रेरी के लिए 5 दिन धरने बैठा, लाइब्रेरी खुली। उसके बाद मैंने जब ये पेट में साक्षात्कार लाए, इंटरव्यू का मामला लाए, उसके लिए मैंने धरना प्रदर्शन किया। अपने सिंडिकेट में जो मीटिंग थी उसके अंदर मैंने वो प्रदर्शन किया। उसके बाद में उसको साक्षात्कार को कम किया गया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैंने करवाए हैं खुद ने। माननीय कॉलेज के अंदर छात्राओं के कुछ मुद्दे थे, 5-7 मुद्दों के लिए मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया। वहाँ शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से मैं प्रिंसिपल से बात की, सब चीज़ें की, उन छात्राओं के काम हुए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने छात्र हितों के लिए की है, और उन्हीं के आधार पर मैं बच्चों से वोट मांगूंगा। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि मैं गरीब हूँ मुझे वोट दो। अभी हज़ारों वोटर्स हैं यूनिवर्सिटी में, कितने प्रतिशत तक आप पहुंच चुके हैं? मतलब बाय नेम आप जानते हो या वो आपसे कनेक्टेड हैं, सीधी आप बात करते हो? हज़ार भाई ने मैं तो सबके पास तो जा नहीं सकते। मैं और मेरी टीम ने मिलकर पिछले 1 साल के अंदर मैंने करते हुए लगभग 3000 बच्चों से हमने होम कन्वेंसिंग कर चुके हैं अभी तक। 2,500 से लेकर 3,000 बच्चों की हमने होम कन्वेंसिंग कर ली है अभी तक। और जो बच्चे रेगुलर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं उनसे सब बच्चों से हमारा मिलना जुलना रेगुलर रहता है। 24/7 मेरी टीम एक्टिव रहती है। हर कॉलेज की अलग अलग टीम है, अलग अलग लोग बने हुए हैं। संडे को भी मेरी टीम की चाहे 2 लोग जाएँ लेकिन कॉलेज जाते हैं। और आज मैंने अलग अलग कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, कैंपस के हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, जिन पे 24 घंटे हमारे फ़ोन चलते हैं, बात होते हैं, बच्चों के फ़ोन आते हैं, उनके हम काम करवाते हैं। वो सब चीज़ें जनरली चल रही हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई संदेश आप अपने साथियों को देना चाहो तो? देखो, संदेश तो यही है कि गरीब परिवार को देखे, जातिवाद को देखे, जो आने वाले छात्र संघ चुनाव है उनमें जातिवाद से ऊपर उठ के इन जो कुछ असामाजिक तत्व अलग अलग चीज़ें करते हैं, उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो एक्चुअल में जो छात्र हितों के लिए, जो छात्र नेता आपके लिए काम कर रहा है, जो एक्चुअल में आपकी आवाज़ को उठा रहा है, आपकी आवाज़ को सुनता है, आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, ऐसे छात्र नेता को चुनें, जिससे कि एक मजबूत छात्र संघ का निर्माण हो सके और आने वाले समय में इन चीज़ों का फ़ायदा अपने जो साथी भाई हैं उनको मिल सके। मैं तो यही संदेश है। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपको कि आपने आकर आज मुझसे बात की, आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे मेरे साथियों तक पहुंचने का मौका दिया। तो जैसा कि हम देखा, हमने राहुल महिला जी से बात की, छात्र प्रतिनिधि हैं, इस बार चुनाव लड़ने के पूरे मूड में नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि टिकट दे तो बहुत अच्छा, हम कार्यकर्ता हैं, वरना बागी होकर भी आप चुनाव लड़ेंगे, ऐसा माना जाए। बिल्कुल। तो चुनाव लड़ने के पूरे मूड में हैं। और ये इन्होंने कहा कि 2,500 3,000 स्टूडेंट तक हमने डोर टू डोर हम पहुँच चुके हैं उन तक। और सबसे बढ़िया बात पूरे इंटरव्यू की मुझे लगी कि इन्होंने कहा कि न जाति देख के, न धन देख के, न बल देख के, सिर्फ स्टूडेंट लीडर जो स्टूडेंट्स के लिए काम करना चाहे उन्हें आप वोट दें। तो बहुत अच्छी बात ये लगी। स्टूडेंट लीडर अगर ऐसा सोचे तो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट वहाँ पे उस सीट पर बैठ पाएगा और छात्र हितों के वहाँ से काम हो पाएंगे। तो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।